I am with Chaudhary Birender Singh ji, a veteran of Haryana politics. For the last 50 years or so, he has seen everything, from the rise and fall of dynasties as well as in national politics. Belonging to the family of Sir Chotu Ram, Chaudhary Birender Singh ji joined the Congress party as a young man and watched the Gandhi family closely. He was elected to Haryana Vidhan Sabha 5 times. He was elected to Rajya Sabha 3 times, and in 1984, he won from the Hisar Lok Sabha constituency, defeating Om Prakash Chautala by a big margin. Welcome, sir, to the show. थैंक यू सर, 100 दिन हो गए हैं नायब सिंह सैनी सरकार को, और इतने ही दिन हो गए हैं कांग्रेस की हार को। हम देख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं कि कई कमेटियां बनी हुई हैं मंथन करने के लिए हार का। तो आपके अनुसार क्या कारण रहे कांग्रेस की हार के? ये कांग्रेस की तीसरी इट्स थर्ड सक्सेसिव डिफीट, जो इससे पहले कभी नहीं हुई। देखिए, कारण तो अनेक हैं। मतलब कोई ये कहे कि एक ही कारण है, ऐसा नहीं है। अनेक कारणों में कहीं ना कहीं मेरा अपना आकलन ये है कि हरियाणा कांग्रेस पिछले 10 साल से तो कांग्रेस का संगठन ही नहीं, और मैं यहाँ तक भी बोल सकता हूँ कि 10 नहीं, पिछले 15-16 साल से नहीं। और जब किसी राजनीतिक दल का संगठन नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, तो उसकी जो फौज है, जो उसके सिपाही हैं, वो मैदान में उस तरीके से नहीं लड़ सकते जिस तरीके से एक सिपाही एक कमिटमेंट के साथ लड़ता है। आप कांग्रेस मैन होना अलग बात है, कांग्रेस का वर्कर होना अलग बात है, कांग्रेस का सिंपथाइजर होना अलग बात है। तो सबसे बड़ा कारण तो ये था, और दूसरे कारण भी अनेक हैं। जब ऐसी संस्था होगी जिसमें 15-16 साल से संगठन ही नहीं बना है, तो जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे, अधिकतर लोग, अब आप देखिए 2500 से ज़्यादा लोगों ने 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने टिकट के लिए आवेदन किए। ये इतनी बड़ी संख्या, आप इसके कोई, मैं ये कहूँ कि बड़ी प्रशंसा की बात है कि कांग्रेस बड़ी मजबूत थी इसलिए इतनी संख्या में आए, नहीं, संगठन नहीं था। और काम करने वाले वो लोग थे जो सिर्फ अपने निहित स्वार्थों के लिए काम करते थे कि टिकट मिला तो हम कांग्रेस के हैं, टिकट नहीं मिला तो हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना। इसीलिए बड़ी संख्या में हरियाणा के अंदर रेबल, जो कांग्रेस में सिर्फ इसलिए आए थे कि हमें राजनीति में पदार्पण करना है कांग्रेस के माध्यम से, वो कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट थे उनके खिलाफ चुनाव लड़ा है, और कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और तीसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जब तक लोगों की पार्टी नहीं बनेगी, कांग्रेस पार्टी का मतलब ये नहीं कि एक ही आदमी कांग्रेस की सारी शक्ति का प्रयोग पार्टी को चलाने के लिए करे, और इसके साथ साथ जो अपने आप को कांग्रेसी बोलते हैं या कांग्रेस के नेता बोलते हैं वो ही कांग्रेस तक सीमित रहें, ये नहीं। कांग्रेस को मजबूती का एक ही आधार, जो हमें खटका इलेक्शन में, उसका एक ही आधार था कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेसी और व्यक्ति विशेष की पार्टी होकर रह गई, और सही मायनों में अगर लोगों की पार्टी होती तो बहुत अच्छे परिणाम आते, और यही एक हमारा सबसे बड़ा कारण रहा है। दूसरा, इस युग में जहाँ टेक्नोलॉजी का युग है, उसमें और बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें वोट पड़ती हैं, ईवीएम, उसके बारे में भी चर्चा है। लेकिन उस चर्चा को मैं इसलिए नहीं ईवीएम को अकेले दोषी मानता, उसके साथ जो लॉजिस्टिकली जो लोग जुड़े हैं, जो उसकी प्रक्रिया को चलाते हैं, वो भी शक के दायरे में है। ईवीएम अकेली मशीन शक के दायरे में नहीं है। तो इस प्रकार से आज हरियाणा के लोगों में इस बात की कि
सारा मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, और सभी प्रजातंत्रक पार्टियां, खुद बीजेपी ये मान के चल रही थी कि ये चुनाव हम नहीं जीत सकते। तो इस पे ये चर्चा का विषय है। और आपने जैसे कहा कि कुछ कमेटियां बनाई हैं जो इस बात को देख रही हैं, पर उसमें क्या निकल के आ रहा है वो उसमें वो नहीं पता लग पा रहा है। और क्या आप भी इन कमेटियों का हिस्सा हैं? आपसे भी पूछा गया है कि क्या कारण रहे हैं? हाँ, मैं कमेटी का हिस्सा तो क्या अब, लेकिन मेरे को एक दो बार बुलाया गया और मैंने खुल के अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। और मैंने ये कहा है कि आप ने जो कमेटी बनाई है वो सिर्फ इसलिए बनाई है कि आप ईवीएम के मुद्दे को लेकर चलें। मैं ये कहता हूँ चलो ईवीएम का मुद्दा है, लेकिन उसके साथ जो 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 लोग जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार से उनका कार्यकलाप है, वो भी शक के दायरे में है। लेकिन ये सिर्फ यही नहीं, हमें हरियाणा में इस चीज़ के लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि चुनावी राजनीति में दुनिया में बहुत ही कम कोई ऐसे देश हैं जहां प्रजातंत्र है, वहां ईवीएम का इस्तेमाल होता हो। अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, कितने ऐसे मुल्क हैं जहां अब भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। और ये बैलेट पेपर का इस्तेमाल, कोई ये कहे कि ईवीएम को गलत साबित करने में अभी कोई सक्षम बात नहीं हुई। मैं ये कहता हूँ कि जिस बुद्धि से ईवीएम बनी है वो मनुष्य की बुद्धि है, और जो बना सकता है वो उसको बिगाड़ भी सकता है, उसके अंदर कुछ कमियां भी पैदा कर सकता है। और ये बातें अनेक बार उठी हैं। और आज मैं ये मान के चलूं कि अगर इन चीज़ों से ऊपर उठ के प्रजातंत्र को और स्वस्थ बनाना है तो हमारे को दोबारा से पर्ची से वोट डालने का अधिकार वोटरों को देना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, आप कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन होता तो रिजल्ट्स कुछ और हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे। एक आपने व्यक्ति विशेष की बात की है। ये व्यक्ति विशेष कौन है? व्यक्ति विशेष सब जानते हैं, जो हरियाणा में कांग्रेस को कंट्रोल करेंगे वही व्यक्ति विशेष हैं। क्या आपका इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ है? तो और मेरा इशारा कोई मेरी तरफ तो मैं कर नहीं रहा। ये साफ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले 10-15 साल से कांग्रेस में मुख्य रूप से नंबर 1 के नेता रहे हैं। कारण कुछ भी हो, क्यों रहे हैं, वो तो अनेक चीजें हैं, लेकिन रहे हैं। और इसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन बुराई इस बात की है कि व्यक्ति विशेष अगर अपने अपने तक कांग्रेस को सीमित रखेगा या अपनी पकड़ तक कांग्रेस को सीमित रखेगा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, कभी भी नहीं निकलते। किसी भी आप दिशा में जाओ, आपको परिणाम। तो इसका मतलब ये है, आप कह रहे हैं कि जो हुड्डा साहब हैं उनको दूसरे लीडर्स को स्पेस देनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा लीडर से भी ऊपर उठ के लोगों को स्पेस देनी चाहिए। अच्छा। जब आपका साधारण आदमी भी ये कहेगा कि कांग्रेस को मैं पसंद इसलिए करता हूं कि मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस मेरी पार्टी है, ये भावना। अब कोई ये कहे कि मैं कांग्रेस को वोट तो दूंगा, लेकिन उसकी वजह से दूंगा, वो जो एक नेता है जिसको मैं जानता हूं, या तीसरा ये कहेगा मैं भी एक नेता को कांग्रेस को जानता हूं, उसको, ठीक है, वो मोबिलाइजेशन के लिए अच्छा है, लेकिन मन में ये विश्वास कि ये पार्टी मेरी, इसकी विचारधारा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इस पार्टी के लिए मैं कमिटेड हूँ, मेरा पूरा समर्पण है, तो पार्टी का रूप ही अलग होगा। तो आप क्या आपने, मैंने पीछे देखा आपने कोई स्टेटमेंट दी थी कि उदय भान जी को रिजाइन कर देना चाहिए और कोई नया स्टेट प्रेसिडेंट आना चाहिए। नहीं, मैं देखो, मैंने ये बात इसलिए कही थी कि कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी जिसमें किसी ने सोचा ही नहीं था, विपक्ष ने भी नहीं सोचा था, विपक्ष का मतलब बीजेपी भी नहीं सोचा था कि कांग्रेस हमसे हार सकती है ये चुनाव। इस दिशा में अगर हार हुई है तो जो मुखिया हैं संगठन के, उनका नैतिक कर्तव्य, मैंने कहा था, बनता है कि वो आगे आएं, बढ़ें और ये कहें कि हो सकता है कि हमारी कार्यशैली में कहीं कमी रही हो, इसलिए और अगर आप नहीं भी बोलते
बोलने से ये है कि आपका कद बढ़ता है, आपकी राजनीतिक परिपक्वता बढ़ती है, आपकी सोच बढ़ती है कि हियर इज ए मैन हु हैज द गट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉल ए स्पेड। तो कम से कम ये चीजें तो रखो अपने। लेकिन उन्होंने तो नहीं बोला ऐसा। अब बोला नहीं बोला, लेकिन उनके कई बयान आए हैं जिससे वो, मुझे लगता है कि उनके बयानों से ये लगता है कि वो हार से दुखी तो हैं, लेकिन दुख की सीमा इतनी क्यों नहीं है कि वो खुद ही ये स्वीकार कर लें कि ये हार जो है ये ठीक है, अध्यक्ष के नाते उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जैसे मैंने कहा और कारण, खुद उदय भान जी ने ये कहा कि संगठन क्यों नहीं बना। मैं तो खुद इस बात से हैरान हूं। अब एक कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष ये बोले तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको एहसास तो हुआ होगा कि संगठन ना होने की वजह से ये नौबत आई है, वरना आ ही नहीं सकती थी। मैं ये कहूं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस के लिए 50 आदमी काम करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 50 के 50 ने आवेदन दिया है कि हमें कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाए, एक आदमी प्रत्याशी बनेगा। उसमें से 49 जो लोग हैं वो कहेंगे हम कांग्रेसी थोड़ा, हम तो टिकट मांगने के लिए कांग्रेसी थे। अगर वो संगठन के आदमी होते तो 49 छोड़ के नहीं जाते या रेबल नहीं होते, उनमें से चंद आदमी तो हो सकता है, लेकिन बड़ा भारी बहुमत कांग्रेस के साथ जुड़ने में अपनी शान समझता, कांग्रेस की लड़ाई लड़ने में अपनी शान समझता। ये सबसे बड़ी हमारी कमी रही। तो उचाना कला में भी यही हुआ, बिल्कुल जहां सिर्फ जो अपना मार्जिन था सिर्फ 32 वोट का रहा। क्या वहां पे भी यही रीजन रहा कि बहुत सारे जो कांग्रेस के वर्कर थे वो खड़े हो गए इलेक्शन में, उसकी वजह से आपको? देखिए, वैसे तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे ये कहूं, जब से मैंने कांग्रेस छोड़ी 2014 में, तो बीरेंद्र सिंह नहीं था तो वहां कोई कांग्रेस नहीं थी। अच्छा। और कांग्रेस ही वो बन गए, जैसे मैंने अभी कहा कि सिर्फ टिकट लेने की इच्छाधारी। तो इसलिए जब उनको निराशा हाथ लगी, क्योंकि मैं वापस कांग्रेस में आया और मेरा बेटा जो भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमपी था बीजेपी का, बृजेंद्र सिंह, उसने ये फैसला लिया कि मैं वैचारिक रूप से बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं कांग्रेस में वापस जा रहा हूँ। कांग्रेस में, और मैं भी, फिर हमने सब ने ये फैसला लिया कि हम जाएंगे। तो यही सबसे बड़ा कारण था, और इसी कारण की वजह से हम वहाँ गए और उसको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। और प्रत्याशी बनाने में जितने भी इस विचार के थे कि हम ही कांग्रेस के कैंडिडेट बनेंगे, प्रत्याशी बनेंगे, उन्होंने जम के इलेक्शन लड़ा। उनको हर प्रकार की मदद दी गई, हर कोने से। यानी नहीं, उनकी मदद बीजेपी ने करी या कांग्रेस के ही भाई, लोग? आप ये सोच लो, हर कोने से। अच्छा। हाँ, इसकी व्याख्या आप कर सकते हो, हुई। और कांग्रेस को कांग्रेस ने हराने की कोशिश की, जो कांग्रेसी बने फिरते थे। हाँ जी। उनके कारनामे थे ये, और इसीलिए मैंने ये बात कही। और सिर्फ बृजेंद्र सिंह की बात नहीं, कम से कम मैं ये बोल सकता हूँ कि कम से कम 15-20 ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ रेबल खड़े होने की भूमिका से कांग्रेस को बड़ा भारी नुकसान हुआ। तो मैं ये देख रहा था कि जो दीपक बाबरिया हैं, जो हरियाणा के इंचार्ज हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक और कारण बताया। उन्होंने कहा कि कुछ जगह टिकटें ठीक नहीं बांटी गई, हालांकि वो भी इन्वॉल्व थे टिकट बांटने में। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, बावरिया जी चुनाव हारने के बाद कोई भी बयान दें, लेकिन सही टिकटों का बंटवारा भी तभी होता है जब संगठन मजबूत हो, संगठन से रिपोर्ट सही आए। अब कौन रिपोर्ट देगा कि जी हम सर्वे करा रहे हैं? जो सर्वे करा रहा है प्रदेश में, या कोई एजेंसी को हायर करके किया है या उसके वर्कर से, वो जो चाहता है वही सर्वे आएगा। इसलिए मैं एक बात का तो पक्षधर हूं कि आप सर्वे इस बात का कराओ कि हरियाणा में 90 असेंबली के हलके हैं, उसमें से ये सर्वे होना चाहिए पहले कि हरियाणा में 90 में से कितने ऐसे हैं जहां कांग्रेस सशक्त है, मजबूत है, जहां हम जीतेंगे। फर्ज किया हम 50 सीट ऐसी मानते हैं जहां हम बहुत मजबूत हैं, वहां कांग्रेस कैंडिडेट उतारे
अपने कैंडिडेट्स को ये देख के ये पार्टी के लिए, ये बनने वाली सरकार के लिए ये धरोहर हैं, इनका लाभ होएगा, ऐसे को मैदान में उतारें जो पार्टी के लिए जिनकी विचारधारा पार्टी से मिलती है। 40 सीटों पे आप समझते हैं कि यहाँ संघर्ष है, यहाँ इतने मजबूत नहीं, वहाँ आप इस किस्म का सर्वे कर सकते हैं कि उन 40 सीटों पे कौन ऐसा है जिसको हम जीत के नज़दीक समझते हैं। तो ये दो अलग अलग सर्वे, लेकिन ऐसा होता नहीं। सर्वे का मतलब ये है कि जो सर्वे कराता है, जिसके हाथ में सर्वे है, जिसने एजेंसी को हायर किया है, उसको एजेंसी नाराज कैसे करेगी? परिणाम तो उसके ये कहूँ कि उसकी चॉइस के ही आएंगे, उसकी जो इच्छा है उसके आएंगे। वीरेंद्र सिंह जी, अभी क्या हुआ कि लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं और 19 जिलों में ये इलेक्शन होंगे और कांग्रेस ने 4 कमेटियां बनाई जिसमें करीबन 200 के आसपास लीडर्स की सूची निकाली गई और जितेंद्र बघेल ने इवन मीडिया से भी बात की और उन्होंने कहा कि हमने हुड्डा फैक्शन, सुरजेवाला फैक्शन और सैलजा फैक्शन को एडजस्ट किया है इसके अंदर। लेकिन हुआ ये कि जब वो लिस्ट आई तो उसमें वो लोग भी थे जिन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा हुआ है, जिनको शायद पार्टी ने निकाल भी दिया था। तो उस लिस्ट के खिलाफ अंबाला के एमपी ने बोला, हिसार के एमपी ने बोला, सैलजा जी ने भी उसके खिलाफ बोला और ये कहा गया उस वक्त कि इसमें कुछ तब्दीली लाई जाएगी, लेकिन कोई उसमें अभी तक मीडिया के पास ऐसा कुछ नहीं आया कि उस लिस्ट में से कुछ नाम हटाए गए हैं। तो आपका भी जो एक्सपीरियंस है वो 50 साल से ऊपर है, आपकी क्या प्रिस्क्रिप्शन है कांग्रेस के लिए? मैंने बता दिया, मेरी एक प्रिस्क्रिप्शन है कि जो स्थिति है उससे उभरने का एक ही तरीका है कि सीएलपी लीडर हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जिसको बोलते हैं वो हो, और कांग्रेस के ज़िला के अध्यक्षों, ब्लॉकों के अध्यक्षों, उनकी कमेटियां हों। जिस दिन ये संगठन बन जाएगा तो जिस कमेटी की आप बात कर रहे हैं ना कि 200 आदमी उसके अंदर हैं, कमेटियां हैं, यही तो मुसीबत थी कि संगठन है नहीं, आप कमेटी बनाते हो। जब संगठन बनाने की बात होती है तो अपने अपने फैक्शंस आ जाते हैं, वो लोग अपने अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। उसी चक्कर में जो बाकी कांग्रेस के लीडर बताते हैं कि इसी वजह से, ये फैक्शनिज्म की वजह से ही संगठन नहीं बन पाता। नहीं, ठीक है, फिर कम से कम इतना तो जो लीडर ये सोचते हैं और जो इस बात पे लड़ते हैं, उनकी इतनी मर्यादित राजनीति तो हो कि वो ये सोच के चले कि कांग्रेस तुम्हारे घर की नहीं है, हर आदमी को वहाँ अपना हिस्सा डालने का हक है, और इस हक को बड़े लीडरशिप जो जिनको फैसला करना, वो भी इस बात को समझें कि कांग्रेस सबकी है, कांग्रेस किसी एक की नहीं हो सकती, और एक की रहेगी तो कांग्रेस कमज़ोर रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस एक की नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस कांग्रेसियों की नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस लोगों के अंदर हो के लोग ये कहें कि हम कांग्रेस हैं। जिस दिन ये भावना जगेगी आपका, और ये तभी संभव है जब आप पूरा संगठन की रचना कर दो। तो इसलिए मैं इन कमेटियों की जिनकी आपने बात की, अब जब आप ये पाएंगे, और हो सकता है उसमें ढूंढने से कोई ऐसा भी मिल जाए जो इस दुनिया में ना हो अब। हाँ जी। ये भी हो सकता है। हाँ जी। तो ये क्यों है? ये इसीलिए है कि संगठन का आपके पास कोई नक्शा नहीं। कोई नेता गया 10 आदमियों की लिस्ट छोड़ के आ गया, कोई गया 5 की छोड़ के आ गया, कोई 50 की छोड़ के आ गया, कोई ऐसे नेता भी हैं कि जी ये 5, 10, 50 छोड़ो, ये मेरी 200 की लिस्ट है, इट शुड बी ऑल राइट, देयर शुड नॉट बी एनी एडिशन डिलीशन। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो ज़्यादा जाट और दलित पे आधारित था, इस बार भी ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को इन दोनों से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ और कम्युनिटीज़ को भी कांग्रेस के पास आना पड़ेगा, तभी कांग्रेस सरकार बनाने की हैसियत में आएगी। तो आपको लगता है कि इसलिए उन कम्युनिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ नए लोग लाने चाहिए? आप कास्ट कम्युनिटीज़ की बात ना करो, मैं आपको दूसरी बात करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पद्धति से, चाहे पार्टी चलाने की पद्धति है और चाहे सरकार चलाने की पद्धति है, ये पद्धति हरियाणा के वोटर को
नहीं राजी कर सकती, उनके अंदर कोई ऐसी भावना पैदा नहीं कर सकती जिससे कि इस पार्टी के प्रति या इस पार्टी की सरकार के प्रति लोगों का मोह बढ़े। इसीलिए आपने ये बात कही कि कुछ जातियों की विशेष तौर पे उनको अपने साथ कांग्रेस जोड़ने का प्रयास करे। हाँ, जातीय आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी फैक्टर तो चलता नहीं, यहाँ तो मुसलमान सारे 5% होंगे, तो इसलिए कौन सी ऐसी मुख्य जाति है जिसको ये दिखाएं कि ये आपका नुकसान कर सकती है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाओ। मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति करेगी तो हरियाणा के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको इतना तो ज़रूर कहूँगा कि इस इलेक्शन में जातीय आधार पे कुछ वोट पड़े हैं, लेकिन हमारी जो एक बंधुत्व की और आपस में एक हमारा सामाजिक संगठन ऐसा रहा है कि हम कभी आपस में इस नज़रिए से अपना जीवन व्यतीत नहीं करते कि ये उस जाति का है, मैं इस जाति का हूँ। इसीलिए सामाजिक ढांचे को तो नहीं डिस्टर्ब कर सके ये। आज भी भाईचारा उतना ही है। हाँ, कुछ हद तक वोटों में लोगों को ये जाति आधार पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने में कामयाब हुए हैं। लेकिन फिर मैं उसी बात पे आता हूँ कि जिस दिन कांग्रेस पूरा संगठन बना के मैदान में निकलेगी, ये इनका वहम भी मिट जाएगा कि जातीय आधार पे लोगों को इस तंत्र में, प्रजातंत्र में आप बांट के रखो, ऐसा नहीं होएगा। तो आप मानते हैं कि जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है जाट वर्सेस नॉन जाट की, उसे हराया जा सकता है? हराया नहीं, वो तो चल ही नहीं सकती। मैं आप मानो कि सिर्फ जाट की बात नहीं, ये 2-3 फैक्टर हैं। किसान, अब पंजाब में आप जब भी पंजाब की प्रोसीडिंग देखते हो असेंबली की, वहाँ जट नू ए चाहिए, जट नू ए नहीं मिलता, जट्टां दा ए काम है। दैट डजंट मीन, उसका मतलब ये नहीं कि जाट सिख या जाट, उसका मतलब है जो मेहनत करने वाला किसान है। तो यहाँ हरियाणा में भी किसान को जब तक उनका हक नहीं मिलेगा वो अपने तौर पे संगठित रहेंगे और वो किसी जातिवाद के चक्कर में आके अपने ही हितों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। वोट पड़ी है, मैंने अभी भी आपको कहा, वोट में कुछ ना कुछ यानी बीजेपी इस चीज़ को फैलाने में कामयाब हुई है, लेकिन समय आने दो, आप देखेंगे कि वही लोग जिन्होंने इस किस्म की राजनीति की है और वही लोग जिन्होंने इस राजनीति को देखते हुए अपने आप को गलत रास्ते पे डाला है, वो फिर सामने आके ये कहेंगे नहीं, हम अपना भाईचारा खत्म, जाति आधार पे कोई हमारे को राजनीतिक शोषण करेगा, ये राजनीतिक शोषण है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप देखना। लेकिन फिर वही बात कि कांग्रेस को जल्दी से जल्दी संगठन बनाना चाहिए। जी, मैं इसमें एक आपने देखा होगा कि जेजेपी खत्म हो गई इस इलेक्शन में और इनेलो की 2 सीट आई हैं। आप इनका फ्यूचर क्या देखते हैं हरियाणा की पॉलिटिक्स में? देखिए, जो क्षेत्रीय दल हैं वो सारा हरियाणा की बात नहीं, देश की बात है। जहाँ भी क्षेत्रीय दल हैं वहाँ की लोकल एस्पिरेशन जो लोगों की हैं उनको मीट करने में ये दल हमेशा नज़दीक रहे हैं लोगों के, और यही एक इनकी क्षेत्रीय दलों की शक्ति रही है। लेकिन हरियाणा में जो क्षेत्रीय दल देवीलाल जी के समय में उभरा था वो आज लोगों की नज़रों में डिस्क्रेडिट हो गया। और लोगों की नज़रों में वो गिरावट क्यों आई? क्योंकि लोगों की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। एक आदमी एक पार्टी खड़ी करता है और कहता है कि मेरे को शक्ति दो, मैं भारतीय जनता पार्टी को जमुना से बाहर फेंक के आऊंगा, जमुना पार फेंकूंगा। और लोग इसी भावना के साथ, क्योंकि उनका विरोध था बीजेपी से, बीजेपी वो ये ढूंढ रहे थे कि बीजेपी को कौन हरा सकता है।
तो जेजेपी पार्टी में कुछ स्थानों पे उन्होंने देखा कि कांग्रेस नहीं हरा सकती, जेजेपी हरा सकती है। 10 एमएलए बना के दिए। वो संघर्ष करने के लिए बनाए थे, क्षेत्रीय भावनाओं का आदर करने के लिए, उनकी डिमांड को, चाहे किसान की एमएसपी की बात थी, चाहे फौज में हमारे जो सेनाओं में हमारा 1/10 हिस्सा, 1/2 आबादी हो, इस 2% की आबादी हो इस देश की हरियाणा में, और 10% से ज़्यादा हमारे फौज में हमारा हिस्सा हो। वहाँ जो क्या अग्निपथ बोलते हैं उसको? अग्निवीर। अग्निवीर, हाँ, अग्निवीर को इंट्रोड्यूस करके वो भी एक बहुत बड़ी। अब कोई कहे कि जी अग्निवीर तो सिर्फ जाट ज़्यादा हैं, नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हमारे यादव भाई, आप निकाल के देखो, कोसली जैसे ऐसे गांव हैं जहां हजारों की संख्या में आपको रिटायर्ड फौजी मिलेंगे। तो ये जो भावना है, इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं डर लगता है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का ये नजरिया भी रहा है कि इनको दूर रखने के लिए हम और कोई प्रभाव इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे को जातीय भेदभाव के जरिए कहीं ना कहीं ये दिखाना पड़ेगा कि इस जाति को आप दूर रखोगे तो आपका शासन में बहुत बड़ा हिस्सा होगा। ऐसा होता नहीं है। हरियाणा सबका है, सबके लिए है, और जो पार्टी इस लाइन पे कभी चलेगी, आप देखना, जब ये रियलाइजेशन ये होती है, देवीलाल जी ने भी पार्टी बनाई थी, जब वो अकेले जातीय आधार पर लड़ते थे तो कोई रिजल्ट नहीं आता था, और जब उन्होंने हर जाति के जो भी जागृत लोग थे या राजनीतिक लोग थे उनको अपने साथ लेके चले, तो कांग्रेस को एक बार 5 सीटें मिली 1987 में, एक बार 3 सीट मिली, 3 मिली, जब मैं भी, उनमें से आप भी एक थे। हाँ, मैं भी कांग्रेस से जीता 3 में से एक, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी जीते, कन्हैया लाल पोसवाल जी, हम 3 ही थे। तो मेरा मतलब ये कि वो सब जातीय बंधन टूट के जुड़े, एक बार तो जनता पार्टी में जुड़े, जिसमें चौधरी चरण सिंह जी थे, जिसमें देवीलाल जी थे, जिसमें बाबू जगजीवन राम थे, जिसमें मुरारजी भाई थे, और जिसमें बीजेपी जो आज की है ये भी अपने कपड़े बदल के एक राष्ट्रीय दल की शक्ल, उस टाइम तक मैं बीजेपी को राष्ट्रीय दल नहीं मानता था, लेकिन राष्ट्रीय दल की शक्ल में उनके साथ जुड़े तो परिणाम आए। इसी तरीके से हरियाणा में जो पार्टी किसी जाति आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे या धर्म के आधार पे कोई राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहेगी, उसकी कभी नहीं बन सकती, और भारतीय जनता पार्टी यही सबसे बड़ी गलती कर रही है। नहीं, मैं जेजेपी और एनएलडी की बात कर रहा था सर। इनका फ्यूचर आपको ब्लीक लगता है? क्या लगता है इनका फ्यूचर? मैंने बता दिया, एक तो जैसे मैंने कहा कि क्षेत्रीय जो उनकी जन भावनाएं हैं उनको ये पूरा करने में सक्षम नहीं रहे, फेल हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ क्षेत्रीय भावनाओं की हत्या की है इन्होंने। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जब पारिवारिक रूप से इतना बड़ा भेदभाव आ जाए तो जनता में जो साख है, उस परिवार की साख में कमी आ जाती है। तो इसलिए कोई, मैं नहीं मानता कोई बड़ी बात हो। हाँ, एक बात मैं मान सकता हूँ कि जैसे इंडिया गठबंधन है और उसके परिणाम कितने अच्छे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो भी छोटे दल हैं हरियाणा में, चाहे बीएसपी है, चाहे आप पार्टी है, चाहे ये चौटाला जी की पार्टी है, ओम प्रकाश चौटाला जी की, और चाहे जेजेपी है, ये पार्टियों को इस बात पे सहमति रखनी चाहिए कि अगर आप जनता के साथ जुड़ना चाहते हो तो कांग्रेस के साथ ये कहो कि मिल के चुनाव लड़ो और अच्छे परिणाम आएंगे। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि लोग भी ये चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा ना हो, और बंटवारा ना हो तो वो तभी संभव है जब, जैसे आपने कहा भाई, जेजेपी है और
चौटाला जी, बड़े चौटाला साहब की पार्टी है, क्या नाम है उस पार्टी का, जो भी है खैर, इंडियन नेशनल लोकदल, हाँ इंडियन नेशनल लोकदल, हाँ, इंडियन इनेलो, इनेलो, जेजेपी है, बीएसपी है, इवन वो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, और आप पार्टी है, और भी बहुत से दल हैं। उनको कुछ अपने निहित स्वार्थों को त्याग के प्रजातंत्र में ऐसी पार्टी जो इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था पैदा करनी चाहती है जिसमें गरीब, किसान और जो कमेरा वर्ग है उसके हितों की रक्षा के बारे में सवाल उठ रहे हैं। और सवाल उठ रहे हैं तो इसलिए अगर आप प्रजातंत्र के साथी हो और आप में ये शक्ति है कि आप प्रजातंत्र के रखवाले हो, तो ये बढ़ के आओ कांग्रेस के पास, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और ये बातें सोचने की हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं लेकिन जैसे उनको मौका मिलता है वो बीजेपी की तरफ, बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे। जस्ट टू शेयर दी, देखिए, बीजेपी की तरफ उनको भी पता है कि जाने के परिणाम क्या होते हैं। जेजेपी को पता लग गया परिणाम क्या हुए, और राष्ट्रीय स्तर पे बीएसपी को भी पता लग गया कि परिणाम क्या हुए, औरों को भी पता है परिणाम क्या होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक खास रणनीति है कि किसी भी क्षेत्रीय दल को अपनी जरूरत पूरा करने के लिए उनको साथ जोड़ो और फिर उनको राजनीतिक रूप से कमजोर कर दो। और यही कारण है कि जेजेपी की आज ये हालत है। मेरे अपने यहाँ से मेरी धर्मपत्नी के खिलाफ दुष्यंत चौटाला जी 48,000 वोट से जीतते हैं, और अपने हितों को प्राथमिकता है कि जनता के हितों को त्याग के फिर दोबारा मैदान में आते तो 8,000 वोट भी नहीं आते। हाँ जी। तो ये परिणाम, ये जनता परिणाम देती है। इसलिए इन दलों को ये चाहिए कि इस प्रजातंत्र में जो एक खतरा जो हर आदमी को निगाह में चढ़ रहा है कि क्या हम प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे, क्या हमारे वोट का अधिकार सुरक्षित रहेगा, क्या हमारे जो संविधान में जो हमारे को अधिकार दिए हैं, चाहे वो आरक्षण का अधिकार है गरीब आदमी के लिए, दलित समाज के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, क्या ये अधिकार सुरक्षित रहेगा, क्या संविधान सुरक्षित रहेगा, ये मुद्दे हैं। और दूसरा मैं ये कहता हूं कि वन इलेक्शन वन नेशन, ये भी एक इशारा है। हाँ जी। कि भैया अगर जिस दिन ये आ गया तो हम एक ही वोट डलवाएंगे, फिर हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री बने, सरकारें बने, उनके मंत्रियों के चुनाव, उनके एमपीओं के चुनाव, उनके एमएलओ के चुनाव। ये कहीं ना कहीं लोगों को नज़र आने लगी हैं ये चीज़ें, इसलिए लोग इसके प्रति जागृत हो रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि समय आने दो, आप देखना। छोटा सा किस्सा हुआ था गुजरात में, स्टूडेंट छात्रों की फीस माफ़ी की या फीस का कुछ झगड़ा था 1976-77 में, और उसने क्रांति का रूप ले लिया था। तो आज देश के युवा भी यही सोच रहे हैं कि क्या हम अपने हकों को सुरक्षित रखने में कामयाब होंगे इस प्रजातंत्र की प्रणाली में, जिसमें हमारे को डर लगता है कि हमारा संविधान, जिसमें डर लगता है हमारी वोट रहेगी नहीं रहे। इन चीज़ों को रखवाली करने के लिए नौजवान उठेगा। अच्छा, मैं अब थोड़ा आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में बात करना चाहता हूँ। 2013 का साल था, आप परिवर्तन रैलियां कर रहे थे, उस टाइम कांग्रेस की सरकार होती थी हरियाणा में, फिर आप बीजेपी में चले गए, फिर बीजेपी से फिर कांग्रेस में आ गए। तो मैं जानना चाह रहा था कि आप क्या कारण रहे कि 42 साल के सफ़र के बाद आप बीजेपी में गए और फिर बीजेपी से कांग्रेस में क्यों आए? देखिए, कांग्रेस छोड़ने की तो जो कारण थे वो मैं ज़्यादा उनमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो समय मुझे लगा कि मेरे को बहुत ही मैं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता था कि मुझे मंत्री पद की चिट्ठी मिल गई कि आप शपथ लेंगे
राष्ट्रपति भवन से शपथ ग्रहण समारोह में मिलने वाले पास मुझे मिल गए और कैबिनेट सेक्रेटरी की चिट्ठी मुझे मिली और सारे चीज़ें होने के 5 घंटे पहले मुझे ये कहा गया कि जब 5,000 आदमी मेरे घर पे जय जयकार के नारे लगा रहे हों, मुझे शुभकामनाएं देने आए हों, मुबारकबाद देने आए हों और ये कहा गया कि हम कहीं किन्हीं कारणों से आपको इस बार नहीं आगे देखेंगे, तो मैंने उस चीज़ को आई फेल्ट वेरी मच ह्यूमिलिएटेड, मैं अपनी बेइज्जती समझता था और यही कारण थे कि मैं कांग्रेस की नीतियों के विरोध में नहीं गया, मैं मेरी लीडरशिप को नाराज करके नहीं गया, मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिल के गया। उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने यही कहा कि रहने दो। मैंने कहा आप बताइए मेरे में मुझे ये दिशा क्यों देखनी पड़ी कि मुझे एक तरफ चिट्ठी आती है मंत्री बनने की, दूसरी तरफ कहा जाता है कि नहीं इस बार नहीं होगा। उन्होंने भी इस बात को महसूस किया, लेकिन उसके अनेक कारण हैं और उन कारणों को आप भी समझते हैं, हम भी समझ, हरियाणा की जनता भी समझती है, कांग्रेस भी समझती है। तो उस कारण से मुझे छोड़नी पड़ी और मेरे मन में भी ये विचार था कि मैं कभी बीजेपी की विचारधारा के साथ जुड़ सकूंगा या नहीं जुड़ सकूंगा। फिर मैं ये भी सोचता था कि कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, देश है, देश के लिए सब सोचते हैं, लोगों के लिए सब सोचते हैं, अच्छी बात वो सोचते होंगे, कांग्रेस ने भी। लेकिन वहाँ मेरे मन में ये था कि मैं समझौता कर लूँगा, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा उसको मैं एडजस्टमेंट कर लूँगा, लेकिन वहाँ तो विचारधारा के रूप में मैं तो उस विचारधारा से कभी सहमति नहीं की। और सहमति इसलिए नहीं की कि वो विचारधारा परिचायक है ऐसी बातों के लिए जिसकी अब जिक्र होता है। 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, कोई कहे कुछ भी कहे, लेकिन देश की जनता एकदम उठ खड़ी हुई कि संविधान को नहीं छेड़ने देंगे। क्यों बोलते थे वो कि 400 सीटें हमें दे दो, हम संविधान को बदल देंगे। कहीं ना कहीं मानसिकता बोलती है कि हम इस किस्म की प्रजातंत्र को ठीक नहीं मानते, इसलिए हम बदलेंगे। और उसके परिणाम ये हुआ कि जो गरीब आदमी है, कबीरा वर्ग है, उसको भी लगा कि तेरे अधिकारों पे तो छापा पड़ेगा, तेरी रिजर्वेशन की जो आरक्षण की जो नीति है कहीं उसी को तो ना उधेड़ के रख देंगे। तो उठ खड़ा हुआ और उठ खड़े हुए के परिणाम ये हुए कि 234 सीटें इंडिया गठबंधन की आई, 240 बीजेपी की आई। और मेरा अपना, क्योंकि मैं 52 साल से पॉलिटिकल नहीं बल्कि चुनावी राजनीति में रहा हूँ, मुझे लगता है कि 10 दिन पहले ये फीलिंग और थोड़ी सी तेज हो जाती या 10 दिन के बाद और इलेक्शन होते तो भारतीय जनता पार्टी 200 से नीचे आती, और यही कहीं ना कहीं चूक हो गई। तो मैं मानता हूँ कि देश जो है 140 करोड़ का मुल्क, 16% जिसकी दुनिया में आबादी हो, वो अपने प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। अच्छा चौधरी जी, आप इस मार्च में 79 के हो जाएंगे, आप कांग्रेस में अपने लिए क्या रोल देखते हैं? मेरे लिए तो देखो, रोल तो वो होता है ना कि आदमी रिटायर हो जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि नाइदर आई एम रिटायर्ड नॉर आई एम टायर्ड। लेकिन मैं चुनावी राजनीति से हटके भी एक बात सोचता हूँ कि इस देश को राजनीतिक रूप से मैं आज भी जो संघर्ष की लड़ाई है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता हूँ। और लड़ाई गरीब की, कमेरे की और किसान की लड़ाई, इस देश के 70% लोग इन दो सेक्शंस के हैं, कमेरा वर्ग और किसान। अगर 70% लोगों की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो चाहे कितनी अच्छी आर्थिक व्यवस्था या अवस्था हो, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, ये बातें निरर्थक हो जाएंगी। आज किसान को उसका हक चाहिए, जो उठती हुई हमारी आर्थिक मजबूती है।
आज कमेरे वर्ग को उसका शेयर चाहिए, जो आज उठती हुई हमारी आर्थिक व्यवस्था है। इन चीज़ों के लिए अगला संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। तो इस संघर्ष के लिए अगर अगर हरियाणा कांग्रेस के अगर आपको कहते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट ऑफर होती है तो आप लेंगे? देखिए, ये चीज़ें मैं इसलिए इन चीज़ों में नहीं कोई जवाब दे सकता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस एक सही फैसला ले, ठीक आदमी को जिम्मेदारी दे, और ऐसे ठीक आदमी को दे जो हर वर्ग को साथ लेने में सक्षम हो। जातीय आधार पे अगर कोई अध्यक्ष होगा या जातीय आधार पे कोई सीएलपी लीडर बनाया जाएगा, तो वो हमारी कांग्रेस के लिए नहीं ठीक, आम साधारण आदमी के लिए ठीक नहीं। ऐसा आदमी जो हर जाति में, जिसके कुछ ना कुछ ये हो कि भाई ये किसी जाति से है लेकिन आदमी अच्छा है, ये आदमी लड़ाई लड़ सकता है। Who is acceptable to all communities? मस्ट बी। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, आपने हमारे इतने सवालों का जवाब दिया, अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।